हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का तीसरे क्वेश्चन का तीसरा आंसर। जो पिछला हमारा छूट गया था लेक्चर, उसी को कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। ये है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरे का ही तीसरा क्वेश्चन ये था हमारा। ठीक है, तो चलो इसको जरा देख लेते हैं। बस वही इसमें को नहीं, हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना था। क्वेश्चन का जो वो था, जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था, हमें इसमें भी एलसीएम और एचसीएफ भी फाइंड करना था। तो हमारे जो नंबर दिए हुए थे वो दिया हुआ था 8,9 एंड 25। तो कुछ नहीं, उनके पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। जैसे 8 है तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 और 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 यानी 25 को लिख सकते हैं 5 × 5। अब एचसीएफ के लिए हमें इन सब में देखना होता है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है। तो यहाँ पर हमें कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा जो तीनों में कॉमन हो। यहाँ पर तीनों में कॉमन एक है कि एक का मल्टीप्लाई लगभग सब में है, तो एक ही सब में कॉमन है। तो इसलिए हमें इनका जो एचसीएफ है ना वो मिल जाएगा 1। एचसीएफ मिल जाएगा 1। और एलसीएम के लिए सिंपल मेथड, बस फैक्टराइजेशन करना है इसका, और कुछ नहीं। ये 8, 9 और 25। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करते हैं तो चौको 8, 9 कटेगा नहीं, 25 का 25 ही आ जाएगा। और 2 से फिर काटेंगे तो 2 दूना 4, 9 और 25, और 2 से इस बार 1, 9 और 25 हो जाएगा ये। ठीक है, और इसको यदि 3 से काटे तो 1, 3 और ये 25। और इसी को यहाँ पर कंटिन्यू करें तो ये 3 से फिर काटेंगे इसको 1, 1 और 25। फिर ये 5 से डिविजिबल है 5, 5। ठीक है, अब ये और ये इनका सबका अगर मल्टीप्लिकेशन निकाल लेंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एलसीएम इक्वल हो जाएगा हमारा 2 × 2 एंड मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 5। बस इसका मल्टीप्लिकेशन करके हम निकाल लेते हैं कि कितना आएगा। इसको बता देता हूँ। ठीक है, फिर इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो आएगा 2 × 4 = 8, 8 × 24, 24 × 72, 72 × 25, ये जाएगा 72 × 25। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन निकाल लेते हैं। तो 5 दूनी 10 असल 1 और 5 × 7 = 35 और 1 36 इंटू 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। तो 0, 6 4 10, 8 4 3 7 और 1 8 और 1 जी। तो इसका एलसीएम है ना जो मिल जाएगा वो हो जाएगा 1800। हो जाएगा 1800। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो एलसीएम हो गया वो हो जाएगा हमारा 1800 और जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 1। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो पॉज करके अपने नोट कर लेना। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 कहता है ये बोल रहा है कि एचसीएफ, देखो हमें यहाँ पर दिया हुआ है एचसीएफ ऑफ, ये दिया हुआ है 306 एंड 657। इन दो नंबर्स का जो एचसीएफ है वो हमें 9 दिया हुआ है। ठीक है, और इन दो का एलसीएम हमसे पूछ रहा है। ये हमसे एलसीएम पूछ रहा है इन्हीं दो नंबर का कि 306 और 657। इनका ये हमारा क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है हमारा एलसीएम। तो मैंने तुम लोगों को पहले लेक्चर में एक फॉर्मूला बताया था, उसी को दोबारा बता रहा हूँ। देखो, पहली संख्या जो होती है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो मल्टीप्लाई होता है ना वो इनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है,
तो ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर दिस क्वेश्चन। ये फार्मूला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तुम लोग इसको नोट कर लो और इसी के बेस पर हम करेंगे। कुछ नहीं, अगर हमें एलसीएम चाहिए इसका तो एचसीएफ को नीचे ले आएंगे, बस एलसीएम हमारा मिल जाएगा। तो जो एलसीएम इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या हो जाएगी ये, और डिवाइडेड बाई एचसीएफ। ठीक है, बस इसी को मिटाकर थोड़े यहीं लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहली संख्या जो है वो हमारी 306 है, और जो दूसरी संख्या वो है 657 है, बटे जो इसका एचसीएफ दिया हुआ है हमें वो दिया हुआ है 9। इनको काट लेते हैं, ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6 और 3 तरकारी 9, ये कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 चौको 12। ठीक है, तो ये हमारा मिल जाएगा 657 इंटू 34। बस इसकी जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। बोर्ड में जगह ना होने के कारण मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा 657 इंटू 34, तो 4 28 की 8 हासिल लगी 2, और 4 पंचे 20 तो 22 हासिल लगी 2, और 6 चौको 24 तो 26 इंटू 7 11 हासिल लगी 2, 5 15 तो 17 हासिल 1, 17 18 1 19, 8 3 7 6 13 9 2 12 और 1 12, ये जगह 22,338। ठीक है, तो देन दिस इज अवर ये क्या पूछ रहा था, जो पूछ रहा था हमारा जो एलसीएम पूछ रहा था ना, जो हमारी एलसीएम की जो वैल्यू आ गई ना वो आ गई हमारी 22,338। ठीक है, बस इसको फटाफट नोट करिए, ये जो हमारा ये 22,338 की एलसीएम की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो नोट हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, थोड़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n के n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है नहीं। थोड़ी मैं इसको लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये बोल रहा है जांच कीजिए कि हमें केवल जांच करनी है और बताना है कि ये ऐसा हो सकता है या नहीं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, जांच कीजिए कि क्या किसी, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या, वो जो प्राकृतिक संख्या है उसको n मान लिया गया है। ठीक है, n जो है वो संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है नहीं, अंक 0 पर समाप्त होती है, अंक 0 पर समाप्त होती है। मतलब उसके कहने का मतलब ये है कि जैसे मतलब 6 की पावर n है। ठीक है, ये जैसे हमारा 6 की पावर n है, जैसे हमारा 6 की पावर n है, और यदि हम यहाँ पर n की वैल्यू पता क्या ले लें, प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 एकदम इनफाइनाइट नंबर यदि हम ले लें, तो ये पूछ रहा है क्या कोई ऐसा n का नंबर पॉसिबल है जो यदि हम n की वैल्यू यहाँ रखें और 6 की वैल्यू ऐसी मिले कि उसके इकाई अंक में 0 मिले हमें। तो पहली बात तो हम ऐसे ही अपना दिमाग लगा के चेक करते हैं वैसे ही फिजिकली। ठीक है, तो 6 अगर हम n इक्वल टू 1 ले लेंगे, ठीक है, तो 6 की पावर 1 तो ये 6 हो जाएगा। तो भाई इसके तो इकाई अंक में 0 नहीं है। ठीक है, और दूसरा ट्राई करते हैं n इक्वल टू 2 पर। ठीक है, तो 6 की पावर 2 कर देंगे तो 36 मिल जाएगा। तो इसके भी इकाई अंक में 0 नहीं है, 0 पर मतलब ये समाप्त नहीं हमारी। ठीक है, और 6 की पावर मतलब 3 ले लेते हैं तो ये जाएगा 36 इंटू 6, तो 36 17 18 दिन 216, ये भी नहीं समाप्त होगा। और यदि 36 की पावर यदि 4 ले लें तो ये जाएगा 216 इंटू 6, तो फिर 36 चले 3 और 6 3 9
और अच्छा 1296, इसके भी इकाई अंक में जीरो नहीं है। तो जहाँ तक हमें वैसे दिख रहा है कि इकाई अंक में जीरो नहीं है, लेकिन ये नंबर कह रहे हैं कि बहुत सारे हैं, तो हो सकता है किसी में हो भी या ना भी हो। तो हमें इस बात का पता लगाने के लिए थोड़ी सा अलग मेथड यूज करना होगा। वैसे तुम लोग देख सकते हो कि ये नहीं है, इसके कोई भी लगभग जो भी नंबर हमने चेक करे उनमें से ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो जिसके लास्ट में हमारा जीरो आ जाए। चलो थोड़ी सी उसको अलग एक टर्म्स में देखते हैं। मान लो 6 है, इस 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n, ठीक है। और यदि इसको 2 इंटू 3 की पावर यदि हम n लिखें ना, तो 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, तो यदि 2 की पावर 3 इंटू ये है 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, नहीं। और यदि देखो, यदि जो 6 की पावर n है ना, अगर ये 0 पर समाप्त होएगी, ठीक है, अगर ये 0 पर समाप्त हो रही है, अगर ये 0 पर समाप्त हो रही है तो या तो ये 10 से डिविजिबल होगी पक्का, मतलब 10 से ये विभाजित हो जाएगी। और यदि 10 से विभाजित हो रही है ना, तो 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5, ठीक है। और यदि 2 की और यदि ये 2 से तो डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल, लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि अतः कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, अतः n यानी कि कोई भी n की संख्या ऐसी नहीं है, कोई भी नहीं, रुको थोड़ी सा अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। इसको मतलब मिटा करके और थोड़ी अच्छे से एकदम क्लियरिटी के साथ लिख दे रहा हूँ। इसका आंसर जो है अब लिख देंगे, अतः n की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है कि 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो, ठीक है, 0 पर समाप्त हो, बस इसका ये हो गया आंसर, ठीक है। तो फिर आप लोग इसको नोट कर सकते हैं और हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 बोल रहा है ना, वो जी है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है वो ये कह रहा है कि व्याख्या करिए कि हमें व्याख्या करनी है, व्याख्या कीजिए कि, व्याख्या कीजिए कि यह 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, एक संख्या ये हो गई, और जो दूसरी संख्या दी हुई है और जो दूसरा नंबर है वो दिया हुआ है 7 इंटू 6 इंटू 5 और 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये क्या है कि भाज्य संख्या है, ठीक है, भाज्य संख्याएं हैं। ये कह रहा है व्याख्या करिए। हालांकि जो ये नंबर लिखा हुआ है ना, अभी आप लोग जब क्लास 11th में जाएंगे ना तो एक चीज़ पढ़ेंगे फैक्टोरियल। जैसे फैक्टोरियल जो होता है ना, थोड़ी सा आगे का बता दे रहा हूँ, हालांकि तुम्हें इसकी ज़रूरत है नहीं, लेकिन बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे एक है ना, फैक्टोरियल का चिन्ह ये होता है, यानी कि ये करके यहाँ पर ये लगा देते हैं पॉइंट। तो यदि एक फैक्टोरियल ना तो इसको लिख देते हैं 1, यदि 2 फैक्टोरियल है ना तो इसको लिख देते हैं 2 इंटू 1, यदि 3 फैक्टोरियल है ना देखो तो इसको लिख देते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, और यदि 4 फैक्टोरियल है ना तो इसको लिख देते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और मान लो हमारा 7 फैक्टोरियल है ना, देखना, तो इसको लिख देते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो मतलब एक शॉर्ट फॉर्म मैंने बता दिया। वैसे ये सब तुम लोगों के सिलेबस में है नहीं, लेकिन बता दिया एडवांस के लिए। अब तुम लोग
जब 11 पहुँचोगे ना तो ऐसा पढ़ोगे। तो एक फैक्टोरियल करके ये होता है, इसका ये होता है और एक इसका दूसरा निशान ये भी होता है। जैसे हम लिखते हैं 1 ये 7, यदि वैसे माने ना तो ये जो पूरा लिखा हुआ है ना ये जो पूरा लिखा हुआ है ना इसके यदि वो हम लोग एडवांस मतलब जब 11th में जाएंगे तो उसको शॉर्ट फॉर्म में 7 फैक्टोरियल इस तरह या 7 इस तरह लिखेंगे, ठीक है। हालांकि कोई जरूरत नहीं, चलो हमने क्वेश्चन पे आते हैं, मैंने ऐसे ही बता दिया। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो ये दो नंबर दिए हुए ना, बताओ ये भाज्य क्यों है, कैसे भाज्य। तो हमको ये पता है कि भाज्य संख्या जो होती है ना वो दो संख्याओं के अलावा और अन्य संख्याओं, वो दो संख्या कौन सी, एक हो गया 1 और एक स्वयं से, इन दो संख्याओं के अलावा अन्य किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित होती है, तो भाज्य संख्या कहलाएंगी। तो हमें प्रूफ ये करना है कि जो ये संख्या है और जो ये संख्या है, ये दोनों संख्याएं दो से अधिक संख्याओं से मतलब विभाज्य है, दैट मीन डिविजिबल है, ठीक है। तो चलो भाई देख लेते हैं ये इसको। जैसे ये 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक है। तो थोड़ी सा इसमें देखो 13, इसमें भी 13, तो दोनों में 13 कॉमन ले दीजिए, पूरा एक नंबर है और ये पूरा एक नंबर है, दोनों में से 13 हम लोग कॉमन लेते हैं, ठीक है। जब कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 7 × 11 + 1, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 13 × 77 78, हो जाएगा 78, नहीं 78 लिखने की ज़रूरत वैसे, ठीक है लिख दिया। और इसको लिख सकते हैं 13 × नहीं ये 78 होगा भाई, 78 होगा। तो ये इस तरह इसको लिख सकते हैं। और इसको लिखने का एक तरीका और है, जैसे 13 × 2 × 6। तो हम इसमें आराम से देख पा रहे होंगे कि देखो 13 से भी डिविजिबल है और 2 से भी और 6 से भी, यानी कि ये 2 से अधिक संख्याओं से डिविजिबल है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक अब वो भाज्य संख्या है, ठीक है। देखो ये यहाँ पर लिखता हूँ कि ये जो संख्या है ना, ये 13 और 1 और 2 और नहीं 2 × 3 होगा भाई यार, ये 2 × 3 होगा, 2 × 3 होगा, गलती लग गया। और 3 इन सबसे डिविजिबल है, 3 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित है, इसलिए यह भाज्य संख्या है, इसलिए यह भाज्य संख्या है, ठीक है। चलो इसको मिटा देता हूँ और जो इसका दूसरा नंबर है ना उसको भी सेम इस तरह से प्रूव करना है बस। इसको भी मिटा कर केवल ये संख्या लिखेंगे और कुछ नहीं बस, क्योंकि बोर्ड हमारा बहुत ही छोटा है। संख्या तो नहीं थी 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस क्या था, शायद 5 था, क्या को देखता हूँ, शायद इसमें प्लस 5 थी, हाँ ठीक है 5 था, बस दोनों में से इसमें भी 5। देखो ये एक पूरी संख्या है और ये एक संख्या है, दोनों को जोड़ा गया है, तो इससे भी 5 कॉमन ले लेते हैं, इससे भी 5 कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो यदि हम 5 इससे कॉमन ले लेंगे ना तो बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2, 1 का 1 ही वही हो जाएगा, प्लस और ये जाएगा +1। अब इसको हमें केवल थोड़ी सा सॉल्व करके दिखाना और कुछ नहीं, जाएगा 5, इससे क्या ये कितना जाएगा, ये जाएगा 6 7 42 और 4 के बाद 24, यानी कि 42 × 24, 4 दूनी 8, 4 चौको 16 × 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 8 6 4 10, 8 1 9, यानी कि 1008। तो ये हमारा आ गया 1008, ठीक है, +1। हमारी चाक बहुत ज़्यादा छोटी हो चुकी है, इसलिए हम चाक को चेंज करेंगे भाई। दूसरी चौक है, इसको लिख सकते हैं 5 के बाद ये लिख सकते हैं इसको 1009। अब 1009 के फैक्टर करके थोड़ी सा इसको भाज्य संख्या प्रूफ करने के लिए वो करेंगे। देखते हैं ये 1009 किससे कटेगा, शायद पता नहीं किससे कटेगा 1009 यार।
1009 को काटना जरूरी है क्या? कुछ नहीं, चलो जैसे कि 5 इंटू 1009, ये ठीक है। तो अगर इसको गौर से देखें ना तो ये 5 से भी डिविजिबल है, 1009 से भी डिविजिबल है, और 5 इंटू 1009 से भी डिविजिबल है, और 1 से भी डिविजिबल है, यानी कि 2 से अधिक संख्याओं से डिविजिबल है। तो बोल सकते हैं ये भी एक भाज्य संख्या है। बस प्रूफ हो गया, और क्या। इसको लिख देते हैं थोड़ी, इसको सब ये सब मिटा करके मैं यहाँ पर मैं लिख ही दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि अतः ये जो संख्या है ना, ये है 1, 5 और 1009 से विभाजित है, विभाजित हो है या फिर होती है, बात एक ही है भाई, है। अतः यह एक क्या है, भाज्य संख्या है। अतः यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है, हो गया। नोबल करो फटाफट। और क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। इसको मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि वो बहुत बड़ा है। इसका ये स्टेटमेंट जो है वो बोला, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। एक कोई खेल का मैदान है, मान लो ये कोई खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि ऐसा कोई मतलब वृत्ताकार वो बना हुआ वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को, एक लड़की है सोनिया, सोनिया को कितना टाइम लगता है? सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितना? सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, ठीक है। और रवि है, एक लड़का रवि है, ठीक है। और रवि को भी उसका चक्कर लगाने पे 12 मिनट लगते हैं। कितना लगता है? 12 मिनट, 12 मिनट लगता है, ठीक है। और मान लेते हैं कि वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कुछ नहीं, हमें इसका इन दोनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है। इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए हमें केवल इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें इनका फाइंड करना है क्या, यानी कि प्राप्त करना है एलसीएम 18 और 12 का। तो जो आंसर आएगा वही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। चलो देख लेते हैं इसका। एक 18 एंड 12, तो 2 नाम 18, 2 छक्का 12, और ये 2 से करेंगे तो 9, 2 तिहाई 6, और 3 से करेंगे 3 तिहाई 9, निकम 3, और फिर 1 इंटू 1, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, कितना आएगा? तो 2 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो इनको जो है ना, अगर इन्हें उसी स्थान पर पुनः आके मिलना है तो इनको 36 मिनट का टाइम लग जाएगा, रवि और सोनिया को। चलो अब अगला जो इसकी एक्सरसाइज है ना, अगली एक्सरसाइज 1.3 आती है, तो उसको अगले लेक्चर पे कंटिन्यू करते हैं। और उसमें एक आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट भी बताएंगे, और बहुत गजब का समझ में आकर चिंता मत करिए, बस हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए, और कुछ नहीं। चलो ठीक है।